वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो प्रासंगिक हैं उन चीज़ों को लागू करने के लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। जो शब्द अप्रासंगिक हो गए, उर्दू का प्रचलन ही नहीं रहा। अब तो भारत में राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। भाई पुलिस की अनुसंधान जो उर्दू, फारसी, अरबी भाषा के उपयोग किया जाता है शब्दों का, शुद्ध हिंदी में कार्य हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर इसको राजस्थान में लागू कराने का हम प्रयास करें। आप में से अधिकतर लोग फिल्में तो देखते होंगे, पुरानी फिल्में भी शायद देखी ही होंगी। उनके कोर्ट के सीन, अदालत के सीन याद कीजिए और सोचिए, क्या ये लाइन आपने सुनी है? तमाम सबूतों और चश्मदीद गवाहों के बयानों के आधार पर के मद्देनजर ताजिराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। ऐसी लाइनें अब शायद फिल्मों में ही आप सुने, क्योंकि राजस्थान में पुलिसिया कार्रवाई से ये खत्म हो जाएंगी। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आप मुकदमा, गवाह जैसे शब्द तो समझते होंगे, पर क्या देहाती नालसा, हवाले साना, माल वाजयाफ्ता जैसे शब्द सुने? अगर सुने हैं तो क्या समझ आए थे? अगर उर्दू फारसी ठीक ठाक आए तो कुछ और शब्द समझ लेंगे, पर इन भाषाओं के जानकार या स्पेशलिस्ट तो हम हैं नहीं। कई बार लोगों को अपनी एफआईआर की भाषा ही समझ नहीं आती। कई पुलिस वाले भी रूटीन में इन शब्दों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, पर समझ नहीं के बराबर। बल्कि पुलिस की एग्जाम में भी इनका कोई पढ़ाई का डायरेक्ट यूज नहीं है। ऐसे में मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने संकेत दिए कि जल्द सिर्फ हिंदी का ही उपयोग करेंगे। क्या होगा इसका असर? आज इसी पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। बीजेपी प्रवक्ता विकास सोमानी मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा, अनिल गोठवाल जी रिटायर्ड आरपीएस हैं, मानव शर्मा भाषाविद हैं, हिंदी के जानकार प्रोफेसर राम सिंह जी एचओडी हैं, उर्दू विभाग के आरयू में। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं बेसिकली अनिल गोठवाल जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं उर्दू फारसी लैंग्वेज से पुलिस की कार्रवाई में? और खास बात यह है कि क्या पुलिस की किसी भी स्तर की किसी भी एग्जाम में उर्दू या फारसी मस्ट है, या उससे जुड़े कोई क्वेश्चंस आते हैं? देखिए, जब आरपीएससी के थ्रू जब एग्जामिनेशन दिया, परीक्षा दी, तब तक हमारे सामने ये पुलिस विभाग के कोई भी इस तरह के इमरोजा या रवानगी या तफ्तीश या बे सिलसिले आदि शब्द हमारे को शुरू में जब हम प्रोबेशन पीरियड के लिए ट्रेनिंग में आए, वहाँ पर जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे जो वो थे, तो वो पढ़ाने लगे, तब हमारे को शुरू में कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या होता है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई ये प्रचलित है, इसमें उर्दू और फारसी का सारे संवाद, इसके अंदर जो ये शब्द हैं ये आते हैं, तो उनको समझ लेना। और उसके बाद में जैसे शहादत है, तो शहादत का हम एविडेंस है, साक्ष्य को किस प्रकार से हम जोड़ेंगे, तो वो कनेक्टिविटी में शुरू में दिक्कत आई। और फिर जब हम फील्ड में गए, तो फील्ड में भी हमारे जो भी फॉर्म्स थे वो भी फर्ज है काम, ये कुछ चीजें ऐसी थी, तो हम उनको तो क्या इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल चार्जशीट फाइल करते वक्त उसमें भी होता था? हाँ बिल्कुल। उस समय तो अगर उस चीज की समझ नहीं है, तो सेंटेंस में कभी कभी कुछ गलत मीनिंग निकल जाए, जो चार्जशीट, जिसकी वजह से हो सकता है कोर्ट में चार्जशीट स्टैंड ही ना कर पाए। हाँ नहीं, ऐसा हुआ करता था। लेकिन जो हमारे से जो सीनियर थे, उनसे हम पूछा करते थे कि ये शब्द ठीक है या क्या है, तो तब वो बताते थे कि हाँ, बेमुश्किल हम समझ पाए थे इन चीज़ों को। पहली बात तो जैसे मुस्तगीश वर्ड ही, ये कंप्लेनेंट होना चाहिए या परिवादी होना चाहिए। अभियुक्त के बारे में हम कहते थे, तो वो कहते थे ये तो मुलजिम है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी, और उसके अंदर जब जोड़ के आए, तो उसके बाद तो हम यूज टू हो गए कि हाँ ये शब्द इमरोजा, आज मैं गया बे सिलसिले तफ्तीश में, वहाँ गया, वहाँ ये देखा, अच्छा, फर्ज काम बनाई। तो ये कुछ चीजें हैं। उसके बाद में काफी समय बाद हमारे को समझ आई कि ये और हिंदी मिक्स करना कितना कठिन है, और कई बार हो सकता है कि उसका अर्थ का अनर्थ। तो ये शब्द वकालत में भी इस्तेमाल होते होंगे। विकास सोमानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अल्टीमेटली तो रोजनामचा या चार्जशीट घूम फिर कर आपके पास तो आनी ही आनी है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यह भी क्लियर कर दूं कि मैं उतना ही उर्दू प्रेमी भी हूं जितना मैं हिंदी प्रेमी हूं। मैं उन लोगों में से हूं जो हिंदी और उर्दू को एक दूसरे की बहन मानता है। लेकिन पुलिसिया कार्रवाई एक अलग चीज है, वो समझ में तो आए, एफआईआर की कॉपी हाथ में आए और हम उसे पढ़े, तो हमें तो समझ में आए कि हमने जो शिकायत दी थी वो एज इट इज है कि नहीं है। विकास सोमानी जी, मुझे लगता है जी, हो सकता है कई लोगों को ये बात लगे कि बेफिजूल का सुधार है, और बेफिजूल भी उर्दू शब्द है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। गैर जरूरी अगर मैं बोल दूं, हो सकता है लोगों को लगे कि ये गैर जरूरी सुधार है, लेकिन
सुधार है, ये तो मैं आपको दूंगा। श्रीमल जी, जिस तरह की जो माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम साहब ने अपनी बात को कहा है, तो कई बार ये बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ में हम ये बात को भी महसूस करेंगे और कहना भी चाहेंगे कि आप भी अपने वाकयात में या कई बार अपनी बातचीत में जो है कि कई उर्दू शब्द हमारी शैली में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कानूनी प्रक्रिया होती है, पुलिस जब कोई जांच करती है, तो उसमें अधिकतर शब्द जो है उर्दू के उपयोग लिए जाते हैं, चाहे फाइल दाखिल दफ्तर करना हो, चाहे मुलजिम, चाहे मुस्तगीस, जो भी है। तो अमूमन क्या है, कई बार लिख देंगे तो क्या वो अनएक्सेप्टेड हो जाएगी क्या? अनएक्सेप्टेड तो नहीं होगी, लेकिन जो अक्सर चले आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में न्यायिक भाषा में जब पुलिस किसी की चार्जशीट या एफआईआर 210 की रिपोर्ट या जो भी पेश करते हैं, तो उसमें अमूमन अधिकतर शब्द जो उर्दू भाषा के जो काम लिए जा रहे हैं, तो उसमें मुलजिम पतारसी, अदम पता या खाना तलाशी या बयान तहरीर, तो जो लिखे जा रहे हैं तो वो उसी प्रक्रिया में चले जा रहे हैं। ये प्रणाली काफी समय से चली आ रही है, तो उसी में जो प्रशासन चला आ रहा है। तो आप एक बात मान के चलें कि हम जैसे गोठवाल साहब आज रिटायर्ड हो गए, तो कई युवा अफसर जो लगे हुए हैं, जो भी इनके नीचे काम किए, तो जो प्रणाली हमारी वर्षों से चली आ रही है, देश आजाद हुआ जब से, तो उसमें अंग्रेज और जो है उर्दू जबान की जो इंग्लिश दोनों चली आ रही है। तो वकील के तौर पर तो आपको भी तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता होगा ना। मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक ऐसा सिनेरियो जिसमें गांव देहात से आया व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा हो, जिसको उर्दू फारसी ना आती हो, आप तो 3-4 शब्द उछाल दे तो वो तो वहीं डर जाए कि बोले पता नहीं मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है। सिबिल जी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं। ये बात तो जो पुराने जो लोग हैं, जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, और जिन्होंने मुगलों का राज भी, शायद अब तो बहुत कम रह गए होंगे जिन्होंने मुगलों का राज भी देखा हुआ है, और अंग्रेजों का राज भी देखा हुआ है, थोड़ा बहुत अंग्रेजों का राज तो देखा होगा, और उर्दू शब्द उनकी जुबान पे भी। तो कई लोग तो ऐसे भी हैं जो चाहे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन चीजों को पहचानते हैं। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां हैं, आज आम जनता को समझने के लिए हिंदी जो हमारी राजभाषा है, जैसा कि पूर्व में भी कई आदेश हो चुके हैं, और हिंदी भाषा समझने से। हाँ विकास भाई, मैं आपसे पहले ही माफी मांग रहा हूँ। मैं एक छोटा सा कमेंट कर रहा हूँ आप पर, मैं पहले ही उसके लिए माफी मांग लेता हूँ। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ठीक है, उर्दू फारसी के शब्द पुलिसिया कार्रवाई से हटाए जा रहे हैं, आप इतना प्रेशर न लें बातचीत करते वक्त। आप यहाँ तो उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ना कि प्राचीन समय से जो लोग चले आ रहे हैं, प्राचीन समय से कोई लोग चले नहीं आ रहे हैं सर। प्राचीन समय वाले प्राचीन मैं आपको समय एक बात ही रह कहना गए। चाहूंगा। हाँ। सिबिल जी, मेरी बात को सुनिए। हाँ। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। हाँ। ये परिपाटी जो हमारी न्यायिक प्रणाली, मेरी बात सुनो, एक बात कहूं मैं। हाँ। 1857 देश आजाद होने के पहले से न्यायिक प्रक्रिया चली आ रही हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ये सही समझो है। मेरी बात को कि हाँ। कानून, अब उसके बाद समझो सीआरपीसी में जो 272 सीआरपीसी की धारा जो है, 272 के अंतर्गत हाँ। ये लिखा गया है कि क्षेत्र में राज्य सरकार अपने क्षेत्रीय भाषा के रूप में उसका वो कर सकती है, लेकिन जब डिक्री या बड़े आदेश होंगे, जो उच्च न्यायालय में जो आदेश होंगे, उसकी भाषा इंग्लिश प्राथमिक रूप से रहेगी। हाँ, सही है, ठीक है, ठीक है। अनुश्री जी, आदेश करना क्या, ठीक है, मैं अनुश्री जी को भी अब डिबेट में शामिल कर रहा हूं। अनुश्री जी, इसके बाद फिर मैं भाषा पर भी प्रकाश डालूंगा, और तब हमारे साथ जो भाषाविद हैं दोनों, उनकी जरूरत पड़ेगी मुझे। अनुश्री जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए मुझे तो यहां बैठकर यह लग रहा है कि यह जरूरी सुधार है, विश्वास मानिए। कांग्रेस को क्या लग रहा है? स्वप्निल जी, पहली चीज तो मैं बता दूं कि जरूरी सुधार है। देखिए, हमारी प्राचीन भाषा हिंदी रही हुई है, लेकिन जिस चीज के हम शुरू से यूज्ड टू होते हुए आ रहे हैं, मैं बता दूं, अभी विकास जी ने भी दो बातों में ही सही, उन्होंने बोला कि आज के परिप्रेक्ष्य में जरूरत है, लेकिन तकलीफ अमूमन, जैसे उन्होंने उर्दू शब्दों का उपयोग किया, तो ये तो अपनी भाषा में शुरू से चलता आ रहा है, चाहे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले ले। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू शब्द का भी उपयोग हो रहा है, हिंदी का भी उपयोग हो रहा है। अभी गोठवाल जी ने एक बात बोली थी कि न्यायपालिका में भी अब सुधार होने की आवश्यकता है। मैं एक बात बता दूं, मुस्तगिस भी बोला जाता है न्यायपालिका में, उसको परिवादी भी बोला जाता है, और उसको कंप्लेनेंट भी बोला जाता है। यहाँ तीनों ही शब्दों का उपयोग हो रहा है। लेकिन मैडम, आप अनुश्री जी एक बात बताइए, अगर मेरे सामने कोई मुस्तगिस बोल देगा, अगर मेरे सामने कोई मुस्तगिस बोल देगा, तो मुझे मुस्तगिस नहीं पता क्या होता है। आप समझ रही मेरी बात? आप चलिए समझ सकते हैं क्योंकि रूटीन में सही है, लेकिन मैं एक सेकंड इसके लिए मैं आपको टोकना चाहूंगी। आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, डॉक्टर की भाषा तो मेरे को भी समझ नहीं आ सकती है, तो आपको वकीलों की भाषा या न्याय प्रणाली की भाषा कैसे समझ आएगी? लेकिन जिस चीज के लिए हाँ बिल्कुल शुरुआत में हमको समस्या आती है, मैंने भी जब लॉ फर्स्ट ईयर में थी, मुझे काफी सारे शब्द में बहुत प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मुझे चीजें समझ आती गई। पर ऐसा नहीं है कि इस चीज
नहीं, इसमें पर सिर्फ उर्दू शब्दों का नहीं, यूज अनुश्री जी, आपने डॉक्टर का एग्जांपल दिया, बिल्कुल डॉक्टर्स की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, लेकिन जो डॉक्टर आपको बताना चाहता है वो समझने वाली भाषा में बता देता है, डायग्राम भी बना देता है, और दवाइयों के पैकेट्स पे वो ये भी लिख देता है कि आधी गोली सुबह आधी गोली रात को। तो हमें जितना जरूरी है वो समझ में आ जाती है। यहाँ इजरा शब्द के साथ उसका मीनिंग क्या है वो कोई ब्रैकेट में तो लिखा नहीं है। स्वप्निल जी, जब एक एफआईआर कटती है तो पहली चीज तो ये कि आरोपी पक्ष या परिवादी पक्ष उससे 4 लोगों से सलाह लेता है, वकील से लेता है, पुलिस से लेता है, उसका मतलब जानने की कोशिश करता है। तो अपन ये तो नहीं कह सकते हैं कि उसको इस चीज का मतलब नहीं पता है या कोई पूछेगा तो उसको बताया नहीं जाएगा। लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है कि सिर्फ उर्दू शब्दों का उपयोग हो रहा है, हिंदी शब्दों का उपयोग भी होता है, मुर्तगी भी होता है, तो परिवादी भी यूज होता है, और कहीं कंप्लेनेंट भी यूज होता है। ठीक है, मैं एक्चुअली अब प्रोफेसर राम सिंह आपके पास आ रहा हूं। आपके अपने अनुभव में क्या आपको लगता है आम व्यक्ति टिपिकल उर्दू के शब्द समझ पाएगा, जैसे इजरा, तलवी या फिर देहाती नालसी या इस तरह के शब्दों से उसका कोई रोज का तो राब्ता है नहीं? जैसा कि आपने कहा कि आम आदमी उर्दू के शब्दों को समझ पाए, पहले हमें इसके इतिहास में जाना होगा, क्योंकि उर्दू जबान जो है ये 1880 के आसपास एक प्रचार में आई है। इससे पहले यह मुगल फारसी यानी अमीर खुसरो जिनसे हिंदी खड़ी बोली रेखता का प्रचार प्रसार जिन्होंने किया, उससे उसके बाद अपभ्रंश, सौरसेनी, प्राकृत आदि भाषाएं निकली। संस्कृत सर्व भाषा नाम जननी है, जैसा कि आप जानते हैं। तो सभी भाषाएं संस्कृत से निश्रित हैं, संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। और ये उर्दू भाषा है, ये पोर्ट विलियम कॉलेज जब 1875 में कलकत्ता में था, तब तक इस भाषा का कोई अस्तित्व नहीं था। ये भाषा बहुत बाद में आई है। जब मुगल काल में आया तो मुगल फारसी शब्दों का यानी उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग कानूनी प्रक्रिया में होने लगा था, और इसे राजभाषा के रूप में मुगल काल में माना गया था। लेकिन आज के दौर में लेकिन प्रोफेसर राम सिंह, प्रोफेसर साहब, मैं एक बात कह रहा हूं कि उस दौर में, उस समय में लोग आपस में इन उर्दू के शब्दों को गली मोहल्ले नुक्कड़ों में कभी कभी सुन लिया करते थे, अब उतना नहीं सुनते हैं। तो उन शब्दों को लेकर लोगों में समझ जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन सर, अगर हम चाहें तो उर्दू शब्दावली का अगर हम हिंदी भाषा में अनुवाद करें और आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें तो समझ सकता है, आम जन भी समझ सकता है। जैसे कि हमने अभी विभाग में हमारा जो पाठ्यक्रम है उर्दू का, उसको हिंदी में भी रूपांतरित करवाया है। और आगे चल के हम उर्दू की जो पुस्तकें हैं उनका भी हिंदी अनुवाद करवाने जा रहे हैं। तो ये भी तो एक तरीका हुआ ना कि जब हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उसको हिंदी में अनुवाद करें, तो मतलब यह है कि समझ के लिए हिंदी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। समझ के लिए बिल्कुल हिंदी, समझ के लिए हिंदी का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, जिससे कि आम जन उसको आसानी से समझ सके। ठीक है, मानव शर्मा जी, मेरा आपसे भी सवाल है कि कई बार हिंदी भी आज की जनरेशन के लिए अबूझ पहेली हो जाती है। जैसे कुछ समय पहले मैं गोठवाल जी से बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि कलेक्ट्रेट को संभालनालय बोलते हैं, ये बात समझने में और बोलने में मेरे पसीने छूट गए थे। तो आपको क्या लगता है, हिंदी क्या और ज्यादा अंडरस्टेबल हो जाएगी लोगों के लिए भी, पुलिस की कार्रवाई में थोड़ी आसानी आएगी? सर, अगर गृह राज्य मंत्री जी ने कहा है तो मेरे हिसाब से ठीक उनका निर्णय है, क्योंकि जो न्याय चाह रहा है उस व्यक्ति को कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है। दूसरी बात, उर्दू और हिंदी की अगर बात करें तो इसका विरोध तो पहले ही भी रहा है। जब राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी अखबार निकाला था तो उन्होंने कहा था कि शिव प्रसाद सितारे हिंद को नुक्ता का बार बार प्रयोग करके फैशनेबल हिंदी नहीं बनानी चाहिए। और मुझे जहां तक लगता है कि हिंदी के ऊपर बातें होती है तो हिंदी को हमने शुरुआत में भी कानूनी कार्रवाई में और राजभाषा के रूप में हमने पहले भी 15 वर्षों के लिए ही सबको मान्यता दी थी कि 15 वर्षों में आप कोशिश करें कि राजभाषा के रूप में सब जगह हिंदी हो जाए। अभी भी अगर न्यायालयों की भाषा में या नहीं, लेकिन मानव जी, जब हम हिंदी बोलते हैं तो आप भी जानते हैं कि हिंदी कोई स्वतंत्र हिंदी या संस्कृत निष्ठ हिंदी नहीं है। संस्कृत में चीनी शब्द भी हैं, जापानी शब्द भी हैं, उर्दू भी है, फारसी भी है, और शायद हिंदी की सबसे बड़ी एबिलिटी यही है कि वो सारी लैंग्वेजेस से शब्द ले सकती है। ऐसे में ये बाउंड कर देना कि उर्दू या फारसी नहीं,
आप टोटल ओमिट तो कर ही नहीं सकते हिंदी से। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली शब्दों को उर्दू या फारसी को बिल्कुल ही यूज नहीं करें। हाँ। बस इतना है कि जो आपको जो कुछ तकनीकी खामी आई है शायद, मानव शर्मा जी स्क्रीन से गायब हुए हैं। बहरहाल कोई बात नहीं। अनिल कोटवाल जी, मैं एक बार फिर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब रूटीन में आई गया, पुलिस की लैंग्वेज में आई गया, तो क्या एक समय के बाद वो फिर भी पुलिस के लिए उतनी बड़ी समस्या रह जाती है या बार बार शब्द याद करना पड़ता है या क्या होता है? नहीं, देखिए अब जो है, मैं आपको अभी कुछ समय पहले जब ये कंप्यूटर सिस्टम लागू हुआ था, प्रथम सूचना एक फॉर्मेट बनाया गया था कि तो पहले प्रथम इतला, तो उसमें मिक्स था उर्दू और हिंदी, लेकिन अब प्रथम सूचना रिपोर्ट बना दिया, उसमें फॉर्मेट है, उसमें परिवादी है, उसमें अभियुक्त है, उसमें अनुसंधान है, उसमें जो निवास स्थान है, ये सारी चीजें दी गई है। आजकल उसको बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अंदर लिख रहे हैं, समझने की आवश्यकता है। तो फॉर्मेट में नहीं हो रही ना, पत्रावलिया का तो कोई तय फॉर्मेट हो ही नहीं सकता। हाँ, तो पत्रावलियों की फॉर्मेट के लिए स्टार्ट तो कर दिया ना, हिंदी स्टार्ट हो गया, तो हमारे राजस्थान के अंदर भी अगर दूसरे राज्यों ने किया तो हमें सुधार की और आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई इससे कोई गलत हो जाएगा। कह रहा हूं कि शुरुआती 1 या 2 साल शायद आपको शब्दों से जूझने में दिक्कत रही हो, लेकिन उसके बाद तो वो फिर ब्लड में ही आ जाता है ना, फिर तो समझ ही आ जाता है, फिर तो हमारी लैंग्वेज में ही वो शुमार हो जाता है। तब भी क्या ये परेशानी का सबब रहता है, लिखते वक्त याद नहीं आ रहा हो या वो कौन सा शब्द था, इस तरह के स्ट्रगल्स आते हैं, क्या होता है? हाँ, नहीं, उसके अंदर स्ट्रगल तो आएंगे और अब आते हैं, उसमें दिक्कत भी होती है, समझने में परेशानी भी होती है, लेकिन एक बार यूज टू हो जाएगा। जब ट्रेनिंग के अंदर ही शुरुआत में हमारे पुलिस विभाग में ट्रेनिंग के अंदर पार्ट इसको शामिल कर दिया जाएगा, ऐसे ही न्यायालयों के अंदर भी जब ये चीजें कुछ ट्रेंड के लिए आएगी तो इस पर काम तो बहुत करना पड़ेगा। हिंदी के लिए हिंदी के शब्द कुछ क्लिष्ट और कठिन भी होते हैं, तो उस हिसाब से जैसे समाज के अंदर चेंज आ रहा है, समाज भी एक्सेप्ट कर रहा है। पहले देखिए आप, फिल्में पूरे वो उसके ऊपर उर्दू लैंग्वेज के ऊपर चला करती थी, गाने उर्दू लैंग्वेज के हुआ करते थे, अब हिंदी है, तो सब समझ में आ रहा है, नई जनरेशन को ये समझ आ रहा है पूरे हिंदी के। और ये तो उर्दू के इस्तेमाल से भाषा की सुंदरता बढ़ती है, उर्दू फारसी के इस्तेमाल से भाषा की सुंदरता बढ़ती है, जिसकी जरूरत कवियों को होती है। कार्रवाई तो सीधी सपाट होनी चाहिए जो सबको समझ में आए। मोटे तौर पर जो मैं इसमें से निष्कर्ष निकाल रहा हूं, मानव शर्मा जी से मेरा बीच में संपर्क रुक गया था। मानव जी देखिए, मैं फिर उसी पॉइंट पर आ रहा हूं कि हम भाषाई सुंदरता वाली तो बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि बिना उर्दू, फारसी, चीनी, जापानी, अंग्रेजी शब्दों के हिंदी इनकम्प्लीट है। और अगर हम क्लिष्ट हिंदी मॉडल पे जाते हैं तो वो भी उतनी ही लोगों को समझ नहीं आएगी जितनी उर्दू नहीं आ रही। सर, ऐसा नहीं है ना कि अगर उर्दू आपने हटा दी तो उर्दू की जगह जो सामान्य शब्द प्रयोग में होते हैं, अभी मान लो मैं आपसे जैसे चाय शब्द के बारे में बात करूं तो ये चीनी भाषा का शब्द है। हाँ। तो ये तो नहीं कहा जा रहा कि आप चाय शब्द को हटा दीजिए, केवल इतना है कि जो क्लिष्ट शब्द है, लगता है कि जिसको समझने में दिक्कत होती है, न्याय व्यवस्था में उसको क्लिष्ट बना दिया गया है, कठिन शब्द है, तो उसको हटा दीजिए। बाकी अगर कोई नॉर्मल शब्द है जो उर्दू का है और प्रचलन में है तो उसको हटाने की इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं है। और हिंदी में सारे शब्द कठिन नहीं है, उसके पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं, आप जब देखेंगे तो उसका सही शब्द भी मिल जाएगा। ठीक है, विकास सोमानी जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। एकाध राज्य है जहां पर यह भी बात हुई कि अगर अब पुलिसकर्मी उर्दू या फारसी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो जरूरत पड़ने पर उन पर एक छोटे लेवल की, मतलब कोई बहुत बड़ी नहीं, लेकिन एक छोटे लेवल की कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसे एंश्योर कैसे किया जाएगा कि उर्दू और फारसी का इस्तेमाल ना हो? देखिए शिविर जी, कि आप चाहें कि उर्दू और फारसी का उपयोग ही ना हो, पूरी तरह से बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो शब्द हैं, सजा याफ्ता हुआ, अब हम कई बार ये कहना चाहेंगे कि कुछ शब्द ऐसे हैं उनका बताने में आप बता नहीं पाएंगे कि उसकी हिंदी को हम संक्षिप्त भाषा में क्या कह सकते हैं। हम जुर्म बोले, अपराध बोले या गुनाह बोले, अब आप उसको करते बोले, तो कई बार क्या है कि जो समझने का जो एक अपना नजरिया बना हुआ है प्रशासन का, वो बात सही है कि जवाहर सिंह मैडम साहब ने, जो गृह राज्य मंत्री जी ने कहा है कि जो क्लिष्ट शब्द है और जहां से हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारा उद्देश्य जो आदेश का जो प्रस्ताव लेने का, उसका उद्देश्य ये है
कि आम जनता की भाषा में आम जनता को समझ में आ जाए। अभी गुनाह करना अगर आम जनता में समझ में आ रहा है तो ये नहीं कि गुनाह बटा है। आप सजा याफ्ता नहीं समझ में आ रहा तो सजा याफ्ता को हटा दे, आपका अदम पता को नहीं समझ में आ रहा अदम पता को हटा दे। तो इसका कहने का मतलब है कोई ना कोई एक ऐसी कमेटी आप बनाएंगे जो इन शब्दों से पहले जूझेगी और फिर तय करेगी कि ये लोगों को समझ में आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप बेसिकली एक शब्दों की लिस्ट निकालेंगे कि ये शब्द हमारी कार्रवाई से हटाए जा रहे हैं। बोलचाल की आम जन की जो भाषा होती है वो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और जब पुलिस के अंदर जब किसी के बयान गवाह जो भी होते हैं तो आम जनता जो रूटीन में जो भाषा बोलती है उसमें समझ में आ जाते हैं कि हम किस चीज को किस तरह से बोलना चाहेंगे। लेकिन कई शब्द ऐसे हैं आज भी पुलिस प्रक्रिया में और कानूनी प्रक्रिया में कि आम जनता को ये समझ में नहीं आता है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अनुसंधान कर रही है, तो इसमें मफरूर दिखाने का मतलब क्या है और किस तरह से अदम पता दिखाने का मतलब क्या है और दाखिल दफ्तर का मतलब मेरी फाइल कहां गई। तो इन चीजों को समझने के लिए कि वो इस तरह से स्पष्ट समझ जाए तो उन भाषा का उपयोग हिंदी में किया जाए जहां से आमजन समझ जाए। जो भाषा आम बोलचाल के शब्दों में जो आम व्यक्ति बोलता है, जिस भाषा का उपयोग करता है, तो उसमें जो गवाह है, कई शब्द ऐसे हैं जिनको आप चाह कर भी या कभी चाहे तो भी पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, या कुछ इंग्लिश के वर्ड ऐसे हैं जो आपको उसमें। ये बात बिल्कुल सही है कि चाहकर भी कुछ शब्द तो नहीं हट पाएंगे क्योंकि उनका सब्स्टिट्यूट उतना स्ट्रांग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आप रिपोर्ट का सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे कि हमने जांच रिपोर्ट भेज दी या पहली प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करा दी, तो रिपोर्ट का शब्द ढूंढने के लिए आपको बड़ी तकलीफ हो जाएगी कि रिपोर्ट के लिए क्या लिखे। तो कई शब्द, रिपोर्ट तो अंग्रेजी है वो मान लिया, लेकिन आप उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अब कई कुछ प्रतिवेदन आप बोलते हैं, आम बोलचाल की जो भाषा है ना, प्रतिवेदन का मतलब तो प्रेजेंटेशन भी होता है और रिप्रेजेंटेशन भी होता है। और सुनिए, रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट का मतलब तो सीधी आज डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, आम जो 6 पास हो 5th पास हो, लेकिन ये ठीक है कि जो पुलिस प्रक्रिया में वो भाषा है जो आम जन को समझ में नहीं आ रही है, जो उनको कम से कम सरल भाषा में किया जाए जिससे आम जन को न्याय मिल सके। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात को कहा है। फिर एक बात कह रहा हूं ना कि अगर हम क्लिष्ट हिंदी मॉडल पे जाएंगे तो टिपिकलिटी और बढ़ भी सकती है। जो ऑलरेडी हम उर्दू से जूझ रहे हैं, हो सकता है वो हमें हिंदी को लेकर भी जूझना पड़े कुछ शब्दों को लेकर। मेरा अनुश्री जी से सवाल है। अनुश्री जी, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं कि जिन शब्दों से हमारा राब्ता बचपन से नहीं पड़ता वो बहुत लेटर में समझ में भी आ जाए तो इस बात की गारंटी नहीं होती कि हम उसका सही जगह पर सही इस्तेमाल कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हर किसी की वोकैबुलरी, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग एक पर्टिकुलर टाइम तक ही डेवलप होती है। और ऐसे में अर्थ का अनर्थ हो जाए, उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका ही यह है कि कॉम्प्लिकेशन को हटा दिया जाए। सही है ना अनुश्री जी? लेकिन इससे तो कॉम्प्लिकेशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। आज अगर मैं आप सिर्फ एक उर्दू विषय की बात ले रहे हैं तो भारत में कई तरह की भाषाएं चलती है। अब आप दिल्ली जैसे स्टेट की बात करेंगे तो वहाँ न्यायपालिका से लेके पुलिस एफआईआर तक इंग्लिश में कटती है। लेकिन साउथ स्टेट की बात ले ले या महाराष्ट्र गुजरात ले ले, वहाँ की लोकल लैंग्वेज चलती है। तो इस चीजों को सुलझाने की जगह इसमें उलझना ज्यादा मुझे तो नजर आ रहा है कि इन चीजों को आप हटा नहीं सकते हैं। जहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है या जहाँ जिसको जो चीज समझ आ रही है, आप बात कर रहे हैं उर्दू सिर्फ न्यायपालिका में या कार्यपालिका में नहीं है, या आज हमारी और आपकी भाषा में भी आ रही है। तो इस चीज को क्लिष्ट उर्दू नहीं आ रही है, क्लिष्ट उर्दू नहीं आ रही है। वो चीज तो स्वप्निल जी शुरू से चलती आ रही है। और ऐसा नहीं है, आज राजस्थान में भी ले ले बात, कई जगह पुलिस डिपार्टमेंट इंग्लिश में भी एफआईआर काट रहा है। ऐसी बात नहीं है, कई जगह की कोर्ट सिर्फ प्योर इंग्लिश में चल रही है। तो ये तो सिर्फ जो लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ 25, 30, 100, 150, 200, 250, 300 कितने भी अगर वो ऐसे शब्द हों जो किसी को लगे कि क्लिष्ट है और हो सकता है कि हमें कंफ्यूजन पैदा करें, उन्हें हटाने में कोई दौराई तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से हम आईपीसी सीआरपीसी के हटने के बाद बीएनएस और बीएनएसएस के भी यूज टू होते जा रहे हैं, पढ़ने में निश्चित तौर पे समस्या आ रही है, वो धाराएं समझ नहीं आ रही है, लेकिन उनको फिर भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो चीज अगर हिंदी आती है तो बिल्कुल हम उसको भी समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पूर्णतया अगर हिंदी को स्वीकार कर पाना भी, आज आपकी और मेरी भाषा में भी पूरी हिंदी तो आप और मैं भी नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोलते हैं। उसमें कहीं ना कहीं उर्दू शब्द या पारसी शब्द या कहीं ना कहीं ये तो हिंदी की सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो अन्य भाषाओं को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है, इसमें कोई दौराई नहीं है। जी बिल्कुल, मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है प्रोफेसर राम सिंह, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूँ। अमूमन क्या होता है ना, उर्दू को लेकर लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है, फिट हो गई है, बैठ गई है कि जब भी भाषा को सुंदर बनाना हो उर्दू के शब्द डाल दो। अब मेरा ये कहना है कि पुलिस के काम में भाषा की सुंदरता की या भाषाई गरिमा का ख्याल रखने की बात कैसे आ सकती है? वहां पर अगर घटना है तो घटना है,
तो सिर्फ भाषाई या सुंदरता के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करते रहे, क्या ये तर्क किसी के गले के नीचे उतरेगा? देखिए सर, आम जन में लोक व्यवहार करने के लिए, लोक व्यवहार के लिए भाषाई सुंदरता आवश्यक है, संवाद के लिए भाषाई सुंदरता आवश्यक है, लेकिन जहाँ कानूनी प्रक्रिया या पेचीदगी की बात आती है, वहां पर ऐसे जो क्लिष्ट शब्द हैं, उस क्लिष्ट शब्दों के स्थान पर हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, उनके पर्यायवाची शब्दों को रखा जा सकता है, जिससे आम जन उनको आसानी से समझ सके। दूसरा मेरा सुझाव एक और है कि एक भाषाविदों की और विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, और वो कमेटी ये निष्कर्ष निकाले कि कौन सा शब्द आम जन के लिए ठीक रहेगा, ऐसे शब्दों को कानूनी प्रक्रिया में रखा जाना चाहिए। तो मानव शर्मा जी, आपसे भी मेरा सवाल वही है कि क्या भाषाई सुंदरता की जरूरत कानूनी पचड़ों में या कानूनी कार्रवाइयों में रखने की जरूरत है? हम आज उर्दू की बात कर रहे हैं, कल को हम व्याकरण की भी बात कर सकते हैं, आगे जाकर हम अलंकारों पर भी जा सकते हैं। सर, भाषा का एक ही नियम होता है कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर जाती है। हाँ, भाषा का ये भाषा परिवर्तनशील है और वो कठिन से सरल जाएगी। जो आम आदमी के समझ में आ जाए, जो आम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल कर सके, जिसको उसको गम करने में दिक्कत नहीं हो, ऐसे शब्दों को प्रयोग में लिया जाना चाहिए। और कानूनी प्रक्रिया में जिस व्यक्ति पर कोई एक्शन हो रहा है, कम से कम उसे जानकारी होनी चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या है। तो निश्चित रूप से भाषा की सुंदरता नहीं घटेगी, अलंकार वगैरह का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जी क्योंकि देशज शब्द भी भाषा में इस्तेमाल होते हैं, संस्कृत के तत्सम शब्द भी इस्तेमाल होते हैं, और मरगंडंत और हिंदी के शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। केवल सरल शब्द का प्रयोग होना चाहिए, जो ऐसा जरूरत के हिसाब से शब्द गढ़ भी लिए जाते हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में जरूरत के हिसाब से शब्द गढ़े नहीं जाएंगे, ये तो तय है। उसे एक तय फॉर्मेट में और एक तय वोकैबुलरी में चलना है, ये भी बात बिल्कुल तय है। इसलिए विकास सोमानी जी, एक बार फिर मेरा आपसे सवाल है, विकास सोमानी जी, ऑप्शनल किया जाएगा या टोटल हटाया जाएगा? देखिए, टोटल हटाना एक अलग चीज है और ऑप्शनल किया जाना एक अलग चीज है। सिबिल जी, जो संविधान के अंतर्गत जो 343 से लेकर 351 के बीच में भाषाओं का जो स्पष्टीकरण दिया गया है, और 348(1) में भी कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के बाद क्षेत्रीय जो राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार को ये प्रावधान है उस संविधान के अंतर्गत कि वो नीचे की जो कोर्टें हैं, उच्च न्यायालय के बाद जो नीचे की जो ट्रायल कोर्टें हैं, उस कोर्ट में उस भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को या समझने वाली भाषा को संशोधित किया जा सकता है संविधान के प्रावधान के तहत। और वो सीआरपीसी 272 में भी इस बात का प्रावधान दिया गया है। उस प्रावधान के अंतर्गत नियम कायदों में रहते हुए कि जो संशोधन किया, ठीक है, ठीक है, क्लिष्ट भाषा को, अभी देखिए आप गुजरात में, जो महाराष्ट्र में भी बात कर रहे थे और अनुज भी बता भी रहे थे, कई चीज चल भी रही है, और कई स्टेट में कि लोकल भाषा, जहाँ स्थानीय भाषा में अगर ट्रायल कोर्टें नीचे की कोर्टों में कि जो डायरेक्ट आम जनता का वहां से मुखातिब होना और लगातार आना जाना लगा रहता है, तो उनको उस भाषा को समझ में आए, क्योंकि यहाँ न्याय को सुनिश्चित करना रीजनल स्टेट्स में वो सिंगल लैंग्वेज है, इसलिए न समझ में आने वाली तो बात ही नहीं उठती। वो मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस नहीं है। जैसे अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे, वो तमिल में लिखा जा रहा है और वो तमिल में है। जो तो राज्य सरकार में और राजस्थान में भी आप ये मान के चलें कि राजस्थान में हर जगह में भाषा का, जोधपुर, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, अलग अलग जो भाषा है, तो एक भाषा ऐसी हो जिसमें समझ में आ जाए। हिंदी की प्राथमिकता है, हिंदी की भाषा में जो सामान्य शब्द है वो आम जनता के समझ में आ जाते हैं। भाषा में आ सकता है, जिसको तो अभी मान्यता भी नहीं मिली है, लेकिन हिंदी में उतना ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन मेरा अंतिम सवाल है अनिल गोठवाल जी आपसे है, आपकी जमात में या आपके समाज में या आपकी सोसाइटी में, मैंने इंग्लिश, उर्दू और हिंदी तीनों शब्द का इस्तेमाल कर लिया है, मैं ये बोल रहा हूं, इसका क्या मैसेज जाएगा? नहीं, मैसेज जाएगा कुछ नहीं है। हाँ, पुलिस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अनुसंधान करता है, वो समझ लेगा। और जनता के अंदर उनको भाषा को समझ के जैसे कथन लिखना है, तो वो बेटर ये है कि जो जनता बता रही है, हमारा गवाह बता रहा है, हमारा जो उसमें साक्ष्य है, अगर उसकी भाषा में लिखेंगे तो वो ज़्यादा वो ग्राह्य होगा। ग्राह्य का मतलब उसकी एविडेंसरी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो
ये भाषा हमें आम जनता की नज़र के अंदर, अगर हिंदी बोलने वाला प्रदेश है और हिंदी के कुछ शब्द इसमें ज्वाइन किए जाते हैं, तो ये धीरे धीरे एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, एकदम तो नहीं हटा सकते, लेकिन हाँ कुछ अगर कर सकते हैं तो इसीलिए मैंने डिबेट की शुरुआत चाहिए। में कहा था कि मुझे कम से कम इस चेयर पर बैठकर ऐसा लग रहा है कि ये एक वेलकम स्टेप है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये सुधार है, ऐसा मुझे महसूस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम गेस्ट्स का और तमाम दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।